बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए एक आदेश जारी किया था और इस आदेश के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मिनी एनआरसी तक की संख्या दे दी है और इसे सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन बताया था। वैसे यूपी सरकार ने हाल के समय में मदरसों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, चाहे वह दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय बनाना हो या शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करने की कवायद हो या महिला शिक्षकों की मैटरनिटी लीव हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार के लिए मदरसों का कट्टरपंथी कनेक्शन हमेशा से चिंता का सबब रहा है। मदरसों पर आतंकी गतिविधियों का अड्डा होने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। मदरसों के सर्वे के लिए 10 सितंबर तक टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में संबंधित इलाकों के उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। ये टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे करेगी और रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। टीमों को 5 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा करना है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने यूपी के कुछ मदरसों का जायजा लिया है। मेरठ से देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नए नए फरमान और आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी टीम मेरठ में है। मेरठ के समर गार्डन इलाके में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में दीनी तालीम दी जा रही है और पुरजोर तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, जो मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने ही माध्यम से तमाम व्यवस्थाओं को करते हैं और तालीम दे रहे हैं। इसी मदरसे में पहुंचते हैं और आज जानते हैं किस तरीके से तालीम दी जा रही है और कैसे व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखी जाती हैं और सरकार से आखिर इनको कुछ मिलता है या नहीं। ये तमाम चीजों को देखेंगे। कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण हो चुका है, बावजूद इसके शिक्षा किस तरह से प्राप्त की जा रही है। यहाँ पहले कैमरामैन से कहूंगा यहाँ दिखा दें जो शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। एक तरीका है, यहाँ पर एक डेस्क लगाई जाती है जिस पर टीचर को बिठाया जाता है और टीचर अपने सामने एक डेस्क रखते हैं, उसी पर इन बच्चों का सबक सुना जाता है, लेसन जो है उसको दिया जाता है, सुना जाता है और इस तरीके से यहाँ पर दीनी तालीम ली जाती है। कुरान पाक की तिलावत की जाती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है। अब ठीक टीचर के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। इस दीनी तालीम के बाद यहाँ पर जो इन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश की तालीम भी दी जाती है। एक सिस्टमेटिक तरीका है और इसी तरीके से कुरान पाक को पढ़ा जाता है, उसकी तिलावत की जाती है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से दिखाएं जो बच्चे जिस धार्मिक बुक की तिलावत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे। यहाँ मेरठ की अगर बात की जाए तो सैकड़ों मदरसे हैं। इन सैकड़ों मदरसों में सैकड़ों बच्चे इसी प्रकार तालीम लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तालीम को लेने के लिए जो मदरसे हैं वो फ्री, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं और इस तालीम को देते हैं। 1 रुपया भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं किया जाता है। हम उनसे जान लेते हैं, बात करते हैं कि कैसे मदरसे संचालित करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कारी इस्लामुद्दीन है जी। कारी साहब जी, ये बताइए मदरसा आपका यहाँ जो जगह है, इस जगह का नाम क्या है और ये कब से संचालित है? ये मदरसा जामिया दार अरकम इसका नाम है। समर गार्डन कॉलोनी महल्ला है ये। यहाँ पे इलाके के काफ़ी जो बच्चे हैं वो इलाके के आसपास के महल्लों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मदरसे के अंदर और सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। शाम को अपने अपने घरों पे चले जाते हैं। यहाँ पे कोई बाहर का बच्चा मदरसे में नहीं रहता। मुझे ये पहले तो मैं जान लेता हूँ कि कितना समय इस मदरसे को चलते हुए हो गया? तकरीबन 16 साल हो गए इस मदरसे को। 16 साल हो गए। तो एक तो आपने जो नाम दिया मदरसे का, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया गया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में सबसे पहला मदरसा कायम किया था, तो हज़रत अबी अरकम एक सहाबी हैं, उनके घर में अल्लाह के नबी ने मदरसा कायम किया। वहीं पे कुरान पढ़ाया जाता था, वहीं पे लोग नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि उनके मकान में 39 लोग ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। उन्होंने वहीं पे सारा काम किया। 40वें नंबर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो अल्लाह के नबी के हाथ पे उन्होंने बैत की, उनके हाथ पे कहा कि मैं भी ईमान ले आया हूँ। और फिर उसके बाद अज़ान का वक्त हुआ, नमाज का टाइम हुआ तो हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी, नमाज की तैयारी शुरू कर दी। तो हज़रत उमर ने मालूम करा कि भी ये क्या कर रहे हैं कि जी नमाज पढ़ेंगे। कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे,
नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, तो खाने काबे में होनी चाहिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सारे सहाबाओं को साथ में लेके खाने काबे में जाके पहली नमाज पढ़ी, जो दुनिया में सबसे पहली नमाज हुई खाने काबे के अंदर, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में नमाज कराई। और उसके बाद से उन्हीं जिनके वो मकान था अभी अरकम, अभी कहते हैं सनोब को, और अरकम उनका नाम था, तो उनके मकान के नाम से वो जगह यानी मदरसा मशहूर हुआ। हमने इस मदरसे का भी नाम अरकम रखा है। अब मैं यहीं से एक सवाल निकालता हूँ, ये आप बात बता रहे हैं बहुत पुरानी, और तब से अब तक मदरसों का आधुनिकीकरण हो जाना चाहिए था, इन मदरसों को विशालकाय बिल्डिंग इमारत में तब्दील हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं। और ऐसा नहीं है इमदाद नहीं होती, इमदाद भी करते होंगे, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आज मदरसे इतने पिछड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों के सामने आप देखेंगे बैठने के लिए चटाई तक नहीं है। जी जी, हम असल में ऐसा है, जो हमारी जो कमेटी बनी हुई है मदरसे की, हम कमेटी से इतना पैसा लेते हैं और वो इतना पैसे दे पाते हैं जिससे हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, उस्ताद जिनको कहा जाता है, वो जो पढ़ाते हैं उनकी वो कमेटी तनख्वाह देती है। हमारे यहाँ कोई चंदा वंदा इस तरीके से नहीं होता, और ना हमारे यहाँ बाहर के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मुख्तसर से हिंदी, इंग्लिश वगैरह और उर्दू, अरबी पढ़ाई जाती है। और हम कोशिश इसमें लगे हुए हैं कि हमारे पास अगर कुछ लोग जुड़ जाएं चंदे वाले, तो हम इन बच्चों को और कंप्यूटर वगैरह हम खुद लगाना चाहते हैं मदरसे के अंदर। अलबत्ता हुकूमत से हम ना कोई एड लेते हैं, और इलाके का कोई मदरसा ऐसा नहीं है जिसको सरकार एड देती हो। अलबत्ता कितने मदरसे लग गए? इसका मैं पूरी जानकारी नहीं कह सकता। कम से कम जो बड़े मदरसे शहर के हैं, वो मुफ्ती फारूक साहब का नौगज़े पे मदरसा है, नूरुल इस्लाम मदरसा है शाबीर गेट पे, और जिनको एड मिलती है वो मेरे नज़र में 3 मदरसे हैं। जामा मस्जिद दारुल उलूम उसका नाम है मदरसे का, शहर की जामा मस्जिद के अंदर वो मदरसा है जिसको एड मिलती हुकूमत की तरफ से। एक मनसबिया के नाम से है जो शियाओं का मदरसा है, उसको एड मिलती है, और एक बरेलवियों का मदरसा है जो तहसील पे है, उसको एड मिलती है। मेरी नज़र में इसके अलावा और कोई शायद एड नहीं लेता। इतने मदरसे संचालित हैं, उनके अलावा मुझे लगता है कि मेरठ के अंदर, जो मेरा एक आइडिया, 100 से अधिक मदरसे होंगे। गांव देहात में भी होते हैं, अगर हर गांव में भी नहीं है तो तीसरे गांव में तो होगा ही। एक एक थाना क्षेत्र में 100 गांव पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि जो संख्या है वो 100 से अधिक हो सकती है, 500 भी हो सकती है। तो इन तमाम मदरसों को संचालित करने के लिए मुसलमान किस तरीके से व्यवस्थाएं करते हैं? गरीबों से मालदार जो है, जो हमारे इलाके के कुछ लोग खाने पीने वाले होते हैं, उनसे कहा जाता है कि भी आप जो मदरसों का खर्च है उसको बर्दाश्त करो। कमेटी वाले लोग कहते हैं, और मैं भी उसका प्रबंधक हूँ, मदरसे का मोहतमीम हूँ। उन लोगों ने मुझे भी इजाज़त दे रखी है अगर कहीं से चंदा आवे तो हमारे पास कमेटी के पास जमा कर दें, ताकि हम उस्तादों को, टीचरों की तनख्वाह वगैरह दे सकें। और इसी तरीके से लोग चंदा देते हैं मदरसों को, उसी चंदे से मदरसों की ज़रूरत को पूरा किया जाता है। तो इसीलिए हम सरकार से ना हमने कोई मांगा है, और मांग है हमारी सरकार से, ख़ास तौर से हमारे योगी जी से हमारी मांग है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में कोई ऐसा स्कूल बना के दें जो जिसके अंदर दुनिया की तालीम यानी हिंदी, इंग्लिश वगैरह, संस्कृत वगैरह सारी चीज़ पढ़ाई जाएं, और कंप्यूटर वगैरह भी उसमें लगाए जाएं। तो हम अपने योगी जी यानी अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो बहुत पिछड़ा वर्ग है जिस इलाके में हम ये बच्चों को तालीम देते हैं, और हमारे पास इतनी पैसों की संख्या नहीं होती जिससे हम ऊंची क्वालिटी के कंप्यूटर वगैरह लगाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कोई मदरसों में हुकूमत दखल न दे, मदरसे जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलने दें। अलबत्ता इलाके में कोई ज़मीन ख़रीद के बड़ा स्कूल इस अंदाज का जिसमें लड़की और लड़के दोनों की अलग-अलग पढ़ाई हो, उसमें कंप्यूटर वगैरह की भी तालीम हो, और जिस तरीके से बच्चे हिंदुस्तान के IPS अफसर वगैरह बनते हैं, इसी तरीके से उन स्कूलों से, हमारे इलाके के उन स्कूलों से बच्चे पढ़ के कामयाब होकर ऊंचे दर्जों को हासिल करें। क्या इनमें परिवर्तन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए, चीजें दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पहले सबसे पहले परिचय। मेरा नाम मकसूद अली है, और मैं मदरसे दारे अरकम का जिम्मेदारों में से एक शख्स हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे जो ये मदरसे हैं ये आधुनिक हों, ताकि दुनिया की तालीम और आखिरत की तालीम दोनों हमारी साथ साथ चलें।
लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें हेल्प ना मिलने की वजह से हमारे जैसे चंद लोग इन उस्तादों की तनख्वाह को वहन करते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं हो पाता। तनख्वाह कुछ ना कुछ अधूरी रह जाती है, पूरे महीने एडवांस ले ला के किसी तरह से उस्तादों का काम पूरा करते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमारी पूरी तरह से अनदेखी है। अगर हुकूमत हमारे इन मदरसों पर ध्यान दे तो ये इमारत अच्छी इमारतों के अंदर तब्दील हो जाए, पढ़ाई का स्तर अच्छा हो जाए और हमारे बच्चे हिफ्ज के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक भी बन जाए। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। मेरा ये मानना है कि इन्हीं मदरसों में जो जमीनों को, चाहे तो वक्फ बोर्ड कह लीजिए, चाहे आम नागरिक आपकी तरह जो जिम्मेदार लोग उनके माध्यम से कह लीजिए, जमीनें दे दी गई हैं, लेकिन अच्छी तालीम देने के लिए वो इमारतें, वो जगहें, वो कुर्सियां, वो मेज नहीं दिए गए हैं। हालात ऐसे हैं। अब इन बच्चों से जान लेते हैं। हालांकि ये बच्चे दीनी तालीम लेने के लिए, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए यहाँ आते हैं। इनसे कुछ चार्ज भी होता है या फ्री? ये इनकी शिक्षा फ्री है। ये कमेटी के लोग सिर्फ उस्तादों के खर्चे को वहन करते हैं और कमेटी का ये आदेश है उस्तादों के लिए कि किसी बच्चे से कोई पैसा ना लिया जाए, तनख्वाह हम सब मिलके देंगे। और जो मदरसों में सवाल खड़े करते हैं कि फलाना तरीके की जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वैसी ट्रेनिंग दी जाती है, तमाम तरह की बात करते हैं, तो इनको क्या है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, उन साहब के लिए मैं सिर्फ यही वाली बात कहूंगा कि वो 2-4 दिन आए, हमारे बीच के अंदर आए, हमारे बच्चों के पास बैठें और देखें और सीखें, तो उन्हें अपना पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की पढ़ाई होती है। तो ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कहेंगे ऐसे लोग? नहीं, जो ये ट्रेनिंग दी जाती है, अव्वल तो हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह ऐसी है ही नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई दी जाती है तो वो गलत है, उसका हम सरासर विरोध करते हैं। अलबत्ता कहीं है नहीं। ऐसा हो सकता है कि कहीं मदरसे के अंदर 20 उस्ताद हैं, उनके अंदर से कोई एक उस्ताद हो सकता है गलत हो सकता, लेकिन मदरसा गलत नहीं हो सकता, उसके 19 उस्ताद गलत नहीं हो सकते। अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो गलत काम का हकदार है, उसको कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबको ना मिले इसके लिए। जानकारी रखने वाले लोग कहते हैं कि इस्लाम तो एक लग्जरी गाड़ी है साहब, चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। अगर उसको ठोक दे तो गाड़ी की गलती नहीं, ड्राइवर की गलती है, तो ड्राइवर अच्छे होने चाहिए। देखिए, बात यह है, इस्लाम को समझने के लिए सबसे पहले कुरान को समझना पड़ेगा। जिसने कुरान को तरीके के साथ समझ लिया, उसकी गाड़ी रास्ते से पार करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगी। जिसने कुरान को नहीं समझा, वो गाड़ी ठोके गई, वो बदनाम भी करेगा। लेकिन सब ऐसे नहीं है। ये बताइए, कितनी तनख्वाह आपको मिल जाती है और कितने समय तक पढ़ाते हैं? हम सुबह में जो हमारा वक्त है, हुकूमत के मुताबिक हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह पढ़ाते हैं। हुकूमत के वक्त के साथ साथ हम अपनी तालीम भी देते हैं। जैसे कि हमसे हुकूमत ने कहा है कि जो स्कूल का वक्त है उसमें स्कूल पढ़ाया जाए और बाकी वक्त में अपनी धार्मिक तालीम दी जा सकती है अलग अलग लैंग्वेज में। तो हम सुबह में हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह बाकायदा 2-3 टीचर इसके लिए रखे हुए हैं और उसका हमें ये जो कमेटी है मदरसे की, हिंदी, इंग्लिश वगैरह का अलग से हमें कुछ ना कुछ दे देती है। उसके अलावा जो हम यहाँ दीनी तालीम देते हैं उसके भी बहुत मुख्तसर तनख्वाह के लिए हम सिर्फ, असल हमारा मकसद कमाना नहीं होता, हमारा मकसद होता है सिर्फ अपने रब को, अपने मालिक को, अपने जिसने हमें पैदा किया, अपने ईश्वर को राज़ी करना। हमें धार्मिक तालीम का मकसद सिर्फ हमें ये होता है। रोज़ी रोटी के लिए हर आदमी मेहनत करता है, कोशिश करता है। इस वजह से क्योंकि हम अपना वक्त दे रहे हैं तो हमारे वक्त की थोड़ी बहुत कीमत ये कमेटी जो है हमें देती है, हमारा चार्ज करती है। इस्लाम, हम मज़हब, हमारा धर्म बिल्कुल साफ तौर से कहता है कि आप कुरान और हदीस के साथ साथ आपको फुल इजाज़त है कि आप जायज़ तरीके से तिजारत कर सकते हैं। इसलिए हमारी ज़ाती कोशिश ये होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम कारोबार करने की कोशिश करते हैं। हमारा मजहब इस बात को मना नहीं करता या हमारी कमेटी इस बात की मना नहीं करती। तिजारत से मुराद, मसलन हमारा सर से मगरिब का वक्त है तो हम बाहर ट्यूशन पढ़ा लेते हैं बच्चों को, या ये अलग अलग चीजें करके कर लेते हैं। तो अब इनको वर्तमान भी पढ़ाते हैं, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, तीनों चीज पढ़ाते हैं। जी जी, अगर अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों से पूछ लिया जाए कुछ तो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी मदरसे में आप जाएंगे, यहाँ चटाइयाँ नहीं है और बड़े बड़े शायरों ने इन चटाइयों के ऊपर बड़ी बड़ी शायरी की है। और इन यहाँ देखेंगे तो किस जो फरश है वो नॉर्मल तरीके से बनाया गया है, पैसे ना होने के कारण ऐसा होता है। और जो बच्चे हैं यहाँ पर जो है सबक सुनाते हैं। बैठ जाइए। ये बताइए, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस किस टाइम पढ़ाते हैं, और जो बच्चे हैं आप कुरान पाक के अलावा, उर्दू के अलावा और क्या क्या चीज़ पढ़ाते हैं आप? देखिए, सुबह का जो पहला घंटा लगता है वो 7:30-8 बजे के करीब हमारी पढ़ाई शुरू होती है और उसके बाद से फिर 11-11:30 बजे फिर छुट्टी हो जाती है। बच्चे खाना वगैरह के लिए चले जाते हैं और खाना वगैरह के जाने के बाद फिर बच्चे, जैसे ही ज़ोहर का नमाज का वक्त होता है उस वक्त बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद फिर असर की नमाज का जैसे वक्त होता है
उस वक्त बच्चे फिर छुट्टी हो जाती है और फिर मगरिब से इशा तक की नमाज तक तालीम होती है। तो जो हमारी कमेटी ने मदरसे का वक्त मुतय्यन किया है, जो हमारे हज़रत मोहतमिम साहब ने कमेटी का वक्त मुतय्यन किया है, पढ़ाई का वक्त, हम उसी वक्त में तालीम बच्चों को देते हैं और अपना भी वक्त मदरसे को देते हैं। ये इतनी मोटी ये धार्मिक पुस्तक है, ये बच्चे गॉड गिफ्ट कहें या इनकी मेहनत कहें, बिना इसको देखे ये पूरा इसको पढ़ सकते हैं। सुनाइएगा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून थुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा। थोड़ा बहुत समाज के बारे में जानकारी भी है इसके अलावा? जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोदी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप हिफ्स कर रहे हैं, आपका मैं दिमाग देख रहा था, आप बिना देखे पढ़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ सामाजिक एतबार से तालीम होना भी जरूरी है। इसीलिए आरोप लगते हैं। हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं जी। हाँ, क्या क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है जी। आपको जानकारी है? क्या है? क्या नाम है प्रधानमंत्री का? श्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का? श्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति को जानते हैं? राष्ट्रीय नए बने हैं, मुर्मू जी हैं, लोग जानते नहीं हैं। तो क्या आप इन चीजों के बारे में जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर जानते हैं? कुरान पाक के बारे में जानते हैं? इसके अलावा क्या क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं हमें। दोनों पढ़ते हैं। कौन क्लास भी है कोई सी है? यहीं से पढ़ते हैं? स्कूल भी जाते हैं? अभी स्टार्टिंग चल रही है। स्कूल भी जाते नहीं? नहीं, अभी स्टार्टिंग चल रही है, अभी यहीं पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते हैं। हाँ जी, तो स्कूल भी जाने का इरादा है इसके बाद? नहीं, इंशाल्लाह स्कूल का इरादा है। अभी क्या दिक्कत है? अभी क्यों नहीं जा पा रहे? अभी मैंने 10th क्लास पढ़ रहा था मैं, उसके बाद हिफ्ज़ शुरू किया हुआ है यहाँ पे। तो कलाम पाक पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टरी का इरादा है। डॉक्टर क्या करोगे डॉक्टरी के कोर्स में? इंशाल्लाह दुकान मेडिकल खोलेंगे। मेडिकल स्टोर? यस सर। तो मेडिकल स्टोर खोलने से पहले मालूम कौन सी डिग्री लेनी पड़ती है? हाँ, डी फार्मर। फार्मा जानकारी है। तो ये अब देखेंगे, जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ इनको दुनियावी तालीम और करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और इसके अलावा हिस्ट्री, उसके बारे में इनको बताया जाता है। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी इन लोगों ने कोशिश की है दुरुस्त रहें, लेकिन कम धन के चलते जो चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाती हैं। कितने आपके यहाँ स्टूडेंट हैं और कितने आपके यहाँ पर उस्ताद हैं? तकरीबन 150 पौने 200 के करीब बच्चे हैं जो आते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। और हमारे यहाँ 5 टीचर हैं जो मुस्तकिल अपने यहाँ पढ़ाई के वक्त में यहाँ उपलब्ध रहते हैं और उसके बाद में अपने अपने मकानों पर चले जाते हैं। वो यहीं शहर के रहने वाले हैं, कुछ लोग बाहर के हैं तो अपनी रिश्तेदारी में अपने अपने मकानों में रहते हैं। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मोटी फीस स्कूलों में दे पाने में असमर्थ होंगे? हमारे यहाँ अक्सर बच्चे गरीब बच्चे हैं, कोई बच्चा इस अंदाज का नहीं है जो फीस वगैरह दे सके। इसीलिए हमने, ताकि अनपढ़ ना रहें बच्चे, हमने ये मदरसा खोल रखा है और बच्चों को दुनिया की, दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा अगर कहीं सफ़र करे ट्रेन में या हवाई जहाज़ में तो वो हिंदी इंग्लिश वगैरह इतनी पढ़ ले। हमारी कोशिश तो ये है कि मान्यता हुकूमत ने बंद कर रखी है, हम 5वीं तक कम से कम मान्यता ले लें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हाफजे के साथ साथ कुरान मुकम्मल बग़ैर देखे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम चाहते हैं कि वो इसके साथ साथ आगे की भी डिग्री हासिल करें। हमारी तमन्ना यही है कि हमारी कमेटी इतनी मजबूत हो जाए कि वो इतना पैसा हमें दे ताकि हम अपने बच्चों को 8वीं क्लास, 10वीं इंटर, हाई स्कूल तक पढ़ा सके मदरसे के अंदर। तो क्या लगता है आपको, इस तरह की जो हालत है उसमें मदरसे चलने चाहिए या दुरुस्त होने चाहिए? क्या मांग आखिरी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी कमेटी के सारे मेंबर दुरुस्त हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि आप ये काम अच्छा कर रहे हैं। अगर हुकूमत सिर्फ हमें प्रोत्साहन कर दे तो हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। हम सिर्फ हुकूमत से ये चाहते हैं कि जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है इसको हतोत्साहित ना करा कर प्रोत्साहित किया जाए।
तो हम हुकूमत से सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पढ़ाई का तुम्हारा अंदाज है उसमें आप तरक्की करें, हमसे जो हेल्प चाहते हो वो हमें बताएं। अच्छा, मदरसा बोर्ड के नाम पर आपको मालूम होगा, मदरसा बोर्ड के नाम पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके नाम पर हजरत इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, एक एक कमरे में मदरसा बोर्ड दिखाया गया, बच्चों को तालीम नहीं दी गई, बच्चों को नहीं लाया गया और उसके नाम पर आने वाली धनराशि को गबन कर लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कौम को बदनाम करने की कुछ लोगों ने कोशिश की और वही वजह है कि पुरानी सरकार जो थी, पुरानी हुकूमत की चीजों को बंद करके इस सरकार ने एक ट्रांसपेरेंसी शुरू की है और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग शुरू की है। जो वास्तव में दबे कुचले हैं, वर्ग कह सकते हैं, मदरसे कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी अपनाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि जो पुरानी हुकूमत के दिए गए काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के चलते ही ऐसा हुआ है। तो क्या लगता है ऐसा होना चाहिए था? अगर पुरानी हुकूमत ने कहा मदरसा बोर्ड खोलिए, हम आपको धनराशि देंगे, पैसे देंगे, वजीफा देंगे, उसके बाद क्या हुआ? बड़ी तादाद में फर्जीवाड़ा हुआ, लोग पकड़े गए और लोगों के जो देखा जाए इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, नाम बदनाम किया गया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि हुकूमत ने तो कोशिश की, अगर ऐसा फर्जीवाड़ा ना हो तो शायद योगी सरकार में हुकूमत जो पहले चलाया था वो दुरुस्त होता। ये असल में जो लोग स्कूल चलाते हैं आमतौर पे, उन्हीं लोगों ने मदरसा बोर्ड के नाम पे स्कूल एड लेनी शुरू की है। जो असल मदरसे हैं मेरठ के अंदर, आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? मदरसे हमने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हुकूमत हमारे मुसलमानों के जो मदरसे हैं इनको छेड़े। नहीं, इसमें छेड़ने वाली बात नहीं है। इसमें तो 5वीं तक की मदरसा बोर्ड की मान्यता आपने ली, आपके 200 बच्चे 500 बच्चे उनका वजीफा आया, आपने उन वजीफे से बच्चों को दिया, बच्चों का भला। आपके टीचरों का जो मानदेय गवर्नमेंट से आता, आपको देना नहीं पड़ता, आपने हुकूमत से लेनी चाहिए थी चीजें। अब ये कहना गलत है कि आप वो ऐसा कर रहे थे, हमने इसलिए नहीं किया। भाई हुकूमत से हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ ये है कि इलाके में कोई ऐसा स्कूल कायम किया जाए, ऐसा अस्पताल कायम किया जाए जो गरीबों की मदद कर सके। मदरसे में हस्तक्षेप ना करें, मदरसों के अंदर कोई दखल अंदाजी, जिस तरीके से कमेटी हमारी चला रही है मदरसों को, वो मदरसे इसी तरीके से चलते रहने चाहिए। और हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत के खिलाफ किसी तरह की भी कोई बात निकालें। इलाके में स्कूल हॉस्पिटल है नहीं क्या? नहीं, ना कोई हॉस्पिटल है, ना सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ हमारे इलाके के अंदर अस्पताल है, और ना कोई बैंक है, किसी तरह की भी हुकूमत स्कूल भी नहीं है, ना कोई स्कूल नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है। प्राइवेट तौर पे लोगों ने कॉलोनियों के अंदर स्कूल बना रखे हैं, उन्होंने मदरसा बोर्ड की नाम पे मान्यता ले रखी है, वही हुकूमत से फायदा उठा रहे हैं। मदरसे जो असल मदरसे हैं, ना वो मदरसों के अंदर हुकूमत से पैसा ले रहे हैं और ना हम पैसा लेना चाहते हैं। अब ये बताइए, बस आखिरी सवाल मेरा ये निकल कर आया है, जो मुस्लिमों के नाम पर मदरसा बोर्ड की मान्यता लेकर गड़बड़ी कर रहे थे, क्या उनकी जांच होनी चाहिए या इस मदरसों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मदरसों की जांच नहीं बल्कि उनकी जांच होनी चाहिए जो लोग मदरसा बोर्ड के नाम पे हुकूमत से पैसा ले रहे हैं और गबन कर रहे हैं, और जो असल जहां जाना चाहिए पैसा वहां नहीं जा पा रहा। मदरसा बोर्ड के नाम पे जो ले रहे हैं, मैं तो मुतालबा करता हूं अपने योगी जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो चला रहे हैं इसको, हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरीके से जांच हो, अच्छी तरीके से वो हो, और ये जो गबन करने वाले हैं मदरसा बोर्ड के नाम पे, उसकी जांच होने के बाद उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की है तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की है। ये दोनों से हमारी निवेदन है, प्रार्थना है, इल्तिजा है कि वो हमारे इलाके का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी के हैं, खाली गैर मुस्लिमों के नहीं बल्कि सब मुसलमानों के हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम उनको इसके लिए दुआ भी करेंगे कि दोनों हजरात तरक्की करें और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखते हैं, हमारी इस मलीन बस्ती, गरीब बस्ती का भी ख्याल रखें। तो ये हमारे साथ यहाँ के जिम्मेदार लोग थे। हमने इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात की, पढ़ाने वाले टीचरों से बात की और इन व्यवस्थाओं को दिखाया। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दुबार है, इस दुबार में बच्चे पढ़ते हैं, अंदर एक रूम है। हालांकि ये जो रूम है वो इतना नीचा हो चुका है कि अगर बारिश का पानी चला जाए तो जोड़ बन जाए, और बराबर में भी यहाँ रूम बनाया गया है, तो उसके परली तरफ एक रूम है। हालांकि इन रूम्स के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और इस जगह पर भी जो दुबार है यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी ही कोशिश से इसका भराव कराया, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके इलाके में कोई स्कूल खोले,
और अस्पताल खोले, इसके अलावा जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो मिले। लेकिन उन्होंने साफ साफ मांग की है जो मदरसा बोर्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ या हो रहा है, पुरानी हुकूमत में जो मदरसा बोर्ड की व्यवस्था की गई थी उसको खत्म ना किया जाए, बल्कि उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो वास्तव में पात्र है उनको उसका लाभ दिया जाए, ना कि ऐरे गहरे को लाभ दे करके मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जाए। अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज वॉच इंडिया, मेरठ। न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने अब नोएडा में एक निजी मदरसे का जायजा लिया और वहां के मौलवी से बात की हमारे संवाददाता सोनू ने। प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जिस तरह गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे कराने का निर्णय लिया है, और मैं इस वक्त नोएडा के एक मदरसे में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के मौलाना है हम उनसे सीधा बात करेंगे कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जो ये फैसला लिया है इसको किस नजरिए से देखेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इंतखाब आलम। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह ये फैसला लिया है जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या राय है आपकी? मेरी राय यह है, मेरा मशवरा यह है कि अगर यूपी सरकार ने अगर ये फैसला लिया है, माननीय योगी जी ने अगर ये फैसला लिया, तो हमें इसका कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। बिलाशुबा जब चाहें जैसे चाहें सर्वे कराएं, लेकिन शायद कि ये फैसला मोदी सरकार, योगी सरकार ने गलत लिया है, क्योंकि मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है, प्यार सिखाया जाता है, मोहब्बत सिखाई जाती है। यहाँ पर नफरतें नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के सीनों में मोहब्बत सिखाई जाती है। मजहब इस्लाम ये दर्स देता है कि गरीबों को गले से लगाने का नाम मुसलमान है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मुसलमान है और भूखों को खाना खिलाने का नाम मुसलमान है। अगर योगी सरकार ने यह फैसला लिया है तो हमें कोई डर नहीं है, लेकिन शायद योगी जी ने यह फैसला गलत लिया है। मदरसे का सर्वे किस बुनियाद पर करा रहे? हमें पैसा नहीं दे रहे, दौलत नहीं दे रहे, ये छोटे छोटे मदरसे जो है गरीबों के पैसों चलाए जा रहे हैं और उन्हीं के बच्चों को इस्लाम सिखाया जा रहा है, शरीयत की बात बताई जा रही है। जब चाहे जो है सर्वे करा सकते हैं, हमें इसका कोई डर नहीं। मान्यता प्राप्त मदरसे वो भी परेशान है यार, 4-4 साल, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 महीने से लोगों की तनख्वाहें नहीं आई हैं यार। लोग परेशान है, कैसे अपना गुजारा करें, कैसे अपने घर को चलाएं, कैसे अपने बच्चों को पाले, वो लोग भी परेशान है। भाई चलो वो तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है वही योगी सरकार ने एकदम फैसला क्यों ले लिया कि हमें जो है एकदम मदरसे का वो कराना है सर्वे? फिलहाल ये गलत है। अगर वो इसी बात पर मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो फिर साफ साफ मना कर देना, कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो। भाई अजानों पे बैन लगाया, लाउड स्पीकर पे बैन लगाया, 3 तलाक पे बैन लगाया, हर चीज पे तो बैन लगाते आ रहे हो। अब कोई बस नहीं चला तो उन्होंने कह दिया मदरसों का सर्वे कराओ। एक शेर देता हूं योगी जी, कान खोल के सुनिए, और माननीय नरेंद्र मोदी जी आप भी सुन लीजिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को सबक दिया कि अपने मुल्क में रहो, वहां इज्जत करो, अपने मुल्क की ताजीम करो, तकरीम करो, अदब करो। तो ये शेर देता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते, जहां पर कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद इंतखाब थे जो मौलाना हैं। अब ये देखने की बात होगी कि जिस तरह एक्सपर्ट की टीम आएगी, अब जब गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन्हें जांच करेगी, अब ये देखने की बड़ी विशेष बात होगी। न्यूज वॉच इंडिया से नोएडा, सोनू। तो मदरसों को लेकर न्यूज वॉच इंडिया ने पूरी टीम को दिखाया और किस तरह से आपने देखा पूरी रिपोर्ट में कि कहीं पर रोज था तो कहीं पर मदरसों को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसको सही ठहराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।